नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एमए सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 2 का नाम। तो पेपर नंबर 2 का नाम बताया गया है प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन। ठीक है, क्या है? प्राचीन भारतीय जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में हमें पढ़ना रहता है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या फिर पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने पेपर नंबर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा उसको चीर फाड़ डालेंगे, मतलब बहुत अच्छे से करके आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है और वहाँ पर लिखे प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि भैया सर जी बार बार बोल रहे थे कि सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके पेपर नंबर 2 का नाम क्या है। तो आपने तो वहाँ पर सिलेबस चेक नहीं किया था पहले से, और वहाँ पर आपके पेपर नंबर 2 का नाम प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन था नहीं। तो जब आपके पेपर नंबर 2 का नाम प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन होगा ही नहीं, तो आपको वहाँ पर यहाँ के क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलेंगे? तो इसलिए सिलेबस चेक करना अनिवार्य हो जाता है। तो सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिसका पहला वीडियो आ चुका है जिसमें लगभग 7 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। 8वें नंबर प्रश्न से आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये आज आपका दूसरा पार्ट है। अगर आपका ये वाला पार्ट समझ में आए, अच्छा लगे, पहला वाला पार्ट आपने देखा, रिस्पॉन्स भी किया कि सर इसका दूसरा नंबर पार्ट भी लेकर के आइए, तो मैं दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। अब इसमें आप बताएंगे सर तीसरा लेकर के आइए, तो तीसरा भी ले आएंगे और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देंगे। फिर हम पेपर नंबर 3 की तैयारी करेंगे, थर्ड पेपर की तैयारी करेंगे, फिर ऐसे फोर्थ नंबर पेपर की तैयारी करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। कौन से नंबर प्रश्न के बारे में बात करना है? 8 नंबर प्रश्न के बारे में। ठीक है, नैगम क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बलिकर के बारे में। बलिकर किसे कहते हैं? ठीक है, बलिकर एक अच्छा क्वेश्चन है जो लिख करके, केवल बलिकर लिख करके ही आ जाता है क्वेश्चन, उसमें किसे कहते हैं ये सब नहीं पूछता, केवल बलिकर लिख करके आ जाएगा, उसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इस संबंध में बूलर का मत है कि ऋग्वेद काल में राजाओं को जो उपहार मिलता था वह बलि के अंतर्गत आता था। मतलब बोल रहे हैं कि ये आपके कौन बताते हैं? बूलर महोदय जी बताते हैं कि ऋग वैदिक काल में जब आप पढ़ते हैं तो उस समय राजाओं को कुछ उपहार दिए जाते थे। क्या किए जाते थे? कुछ गिफ्ट्स वगैरह दी जाती थी प्रजा के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, जो व्यवसाय करते थे उनके द्वारा, तो कुछ उपहार या कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो है राजा को दी जाती थी, और उसी को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता। वो बलि के अंतर्गत आता था। कालांतर में आकर यह कर प्रजा द्वारा उत्पादित अन्न से अतिरिक्त राजभाग के रूप में लिया जाने लगा। मतलब बोल रहे हैं कि या पहले देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, जो ये कर जो है लिया जाता था, जो ये उपहार लिया जाता था, या आप कह सकते हैं जो बलि कर लिया जाता था, या जो गिफ्ट्स वगैरह ली जाती थी, ये प्रजा के द्वारा अब क्या की जाने लगी? जो उत्पादित की जा रहे हैं अन्न, जैसे प्रजा क्या कर रही है, गेहूं चावल ये सब जो पैदा कर रही है, तो उसमें कर को तो लेते ही थे, साथ ही साथ राजभाग के रूप में भी लिया जाता था। इसके अतिरिक्त, कर के अतिरिक्त क्या करते थे? राजभाग मीन्स जो आप पैदा कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा राजा के नाम पर निकालें। जो राज भाग मीन्स राजा के नाम पर निकाला जाएगा। पहला तो कर तो आपको देना ही पड़ेगा, दूसरा आपको वो अन्न देना पड़ेगा जो आप पैदा किए हैं, गेहूं धान मक्का जो कुछ भी पैदा किए वो आपको राजा को देना पड़ेगा, क्योंकि राजा तो खेती करते नहीं थे और उनके यहाँ पे काफ़ी लोग नौकर चाकर ये सब रहते थे, बाहर के लोग भी आते थे, राजसभा इतनी बड़ी थी, तो वो लोग खाते पीते थे, तो कहाँ से लेकर के आते? तो इन्हीं लोगों से लेना वो लोग क्या कर दिए? शुरू कर दिए। आगे लिखते हैं, मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा न करने वाला जो राजा बलि आदि को वसूल करता है वह नरकगामी होता है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा राजा जो प्रजा से बलि
तो वसूल करता है, मतलब मीन्स कर वो लेता है, टैक्स वो ले रहा है, लेकिन प्रजा की रक्षा नहीं कर रहा है। टैक्स लेते हुए भी वह प्रजा की रक्षा नहीं करता है जो राजा, वो कहाँ पर जाता है, वो नरक में जाता है। ये आपके कौन बताते हैं, मनु जी बताते हैं। आगे लिखते हैं, ऋग्वेद में वस्तुओं की बलि देवताओं तथा देवतुल्य राजाओं के लिए किए जाने के संदर्भ में बलि शब्द प्रयुक्त हुआ है। मतलब कहते हैं जो बलि शब्द यूज किया जाता है वह ऋग्वेद में वस्तुओं को या तो राजाओं के लिए क्या किया जाता था, राजाओं को क्या माना जाता था, देवतुल्य, मतलब देवता के बराबर राजा को माना जाता था, तो उनके लिए क्या किया जाता था, वह बलि दिया जाता था। या देवताओं को लिए बलि जो दिया जाता था उसी के लिए यह बलि शब्द यूज किया जाता था, जो उपहार देवताओं को दिया जाता था, या फिर देवता तुल्य जो राजा हुआ करते थे उनको जो उपहार दिया जाता था, तो उस उपहार के लिए एक शब्द यूज होता था जिसका नाम था बलि। कहाँ पे बताया गया है, ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, इसे कर का प्रारंभिक स्वरूप माना गया है। मतलब मानते हैं कि कर जो हुआ है या फिर टैक्स जो स्टार्ट हुआ है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। किसके नाम से, बलि के नाम से स्टार्ट हुआ है। जो आप आज जीएसटी फीएसटी वगैरह जो कुछ भी देते हैं, ये सब कुछ ये आज उसका ही परिणाम है, उस बलि का ही परिणाम है जो बलि उस समय उपहार दिया जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो है बलि कर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। 9 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है श्रेणी किसे कहते हैं, आपको यहां पर बताना है। ठीक है, श्रेणी के बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे, प्राचीन व्यवसायियों और शिल्पकारों ने अपने अपने व्यवसाय और शिल्प को एक निश्चित दिशा में विकसित और संगठित किया तथा उनकी सुरक्षा के लिए अपने अपने संगठन बनाए। मीन्स बताते हैं, प्राचीन काल में जो व्यवसायी लोग होते थे, बिजनेसमैन होते थे, शिल्पकार होते थे, मतलब जो आपके एक तरीके से कह सकते हैं कलाकार जो होते थे, जो कुछ बनाते थे अपनी तरफ से। ठीक है, तो जो शिल्पकार होते थे या फिर जो आपके बिजनेसमैन व्यवसायी लोग होते थे, उन्होंने अपने अपने व्यवसाय को क्या किया, और जो शिल्प था उसको क्या किया, एक निश्चित दिशा में उन्होंने विकसित किया और संगठित किया। ठीक है, अब विकसित संगठित तो कर लिया, उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए क्या किए, अपने अपने एक संगठन बनाए। उन्होंने क्या किया, संगठन बनाया, और ऐसे संगठन समूह को ही श्रेणी के नाम से बुलाया जाता था, निगमन के नाम से बुलाया जाता था, या फिर निकाय के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, जो संगठन बनाया गया जो उनकी रक्षा करे, किनकी रक्षा करे, शिल्पकारों की रक्षा करे, व्यवसायियों की रक्षा करे, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय को बड़ा रूप दे दिया था, और वहां पे कोई ना कोई डाकू चोर आके वो सारे सामान को ले जाते थे या फिर मारपीट करते थे, उनको नाहक में नुकसान पहुंचाते थे। तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ संगठन बनाए, और जिसी को श्रेणी के नाम दे दिया गया, या आप कह सकते हैं निगम का नाम दे दिया गया, या फिर निकाय का नाम दे दिया गया। ठीक है, इस तरीके से आप समझा दीजिएगा। आगे आपको लिखना होगा, प्राचीन साहित्य में श्रेणी के लिए पुग, कुल, निकाय, जाति, ब्रात, संघ, समुदाय आदि का प्रयोग हुआ है। मतलब बोल रहे हैं कि प्राचीन साहित्य में जब आप देखते हैं तो श्रेणी के लिए कई सारे नामों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से पुग, कुल, निकाय, जाति, ब्रात, संघ, समुदाय, ये सारे शब्द आते हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार की संस्था का उदय पूर्व वैदिक युग में ही हो चुका था। मतलब बोल रहे हैं जो ये प्रकार की संस्थाएं जो आपको देखने को मिल रही, ये इनका उदय कब हो गया था, इनका उदय पूर्व वैदिक युग से ही आपको देखने को मिल जाता है। ऋग्वेद के अनुसार वह हंसों की तरह समूह में कार्य करती है। मतलब बताते हैं, ऋग्वेद में जो है श्रेणी के बारे में यह बताया गया है कि ये जैसे हंस एक समूह में रहकर अपना कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये श्रेणियां भी एक समूह में रह करके क्या करती थी, अपना कार्य करती थी, चाहे वो व्यवसायियों का हो, चाहे वो शिल्पकारों का हो। ठीक है, तो आई होप आपका श्रेणी वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, महाकाव्य काल में व्यापार किस प्रकार होता था, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या महाकाव्य काल में व्यापार किस प्रकार का होता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे, रामायण में एक स्थल पर राम ने भरत को कृषि और वाणिज्य की हित की रक्षा की सलाह दी। मतलब बोल रहे हैं, जब रामायण में आप रामायण पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक प्रसंग मिलता है कि एक स्थल पर बताते हैं कि राम भगवान ने भरत से कहा कि आप कृषि और वाणिज्य की हित की रक्षा करो। मतलब उनको जो चाहिए वो सुरक्षा प्रदान करो, साथ ही साथ उनको जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है उनको प्रोवाइड कराओ। ये कौन कहते हैं, भगवान राम। किससे कहते हैं, भरत जी से कहते हैं। महाभारत में कृषि, गोरक्षा
और वाणिज्य को लौकिक जीवन का आधार स्वीकार किया गया है। महाभारत में क्या बताते हैं? कृषि गोरक्षा, मतलब बोलते हैं कृषि और गोरक्षा और वाणिज्य को लौकिक जीवन का क्या माना गया है? इनको जो है लौकिक जीवन का आधार माना गया है कि अगर आप लौकिक जीवन मीन्स, देखिए जीवन दो प्रकार का होता है, एक लौकिक होता है, एक पारलौकिक होता है। पारलौकिक मीन्स जिसको आप आध्यात्मिक कहते हैं, मतलब इस जगत से ऊपर की जो बातें होती हैं, देवी देवता स्वर्ग नर्क जो इनकी आप बात करते हो, वो सब पारलौकिक होती हैं। और लौकिक मीन्स जिस जगत में आप जी रहे हो, जो इस जगत को ही क्या बोलते हैं? लौकिक बोलते हैं। तो कह रहे हैं अगर आप इस जगत में रह रहे हो और आप कृषि नहीं कर पा रहे हो, गौरक्षा नहीं कर पा रहे हो, साथ साथ वाणिज्य नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जीवन बेकार है, आपका जीवन आधार रहित है, आपके जीवन का कोई आधार नहीं है, ऐसा महाभारत में बताया गया है। बताते हैं कि रामायण काल में जनपद के वाणिज्य व्यापार हेतु दूर दूर तक जाते थे। मतलब बोलते हैं रामायण काल में बात बताते हैं कि जनपद के जो वणिक हुआ करते थे, मीन्स जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाते थे। उस समय अनेकानेक वस्तुओं का उत्पादन होता था, बहुत सारी वस्तुएं उत्पादन पैदा की जाती थीं तथा उनके व्यापार के लिए व्यापारी दूर दूर के बाजारों में जाते थे। कभी कभी यज्ञादि अवसरों पर उपहार भी मिलता था। मतलब बोलते हैं कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो यज्ञ वगैरह होती है, इस प्रकार के जो अवसर होते थे, उसमें इनको उपहार भी दिया जाता था या फिर प्राप्त होता था। इस तरीके से आप बता सकते हैं महाकाव्य काल में व्यापार के बारे में। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उद्रंग क्या है या फिर उपरिकर क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। उद्रंग या फिर उपरिकर क्या है आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि भूमि पर अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला जो कर होता था, उसे ही उद्रंग कहा जाता था। मीन्स जैसे आप किसी ज़मीन पर अपना मकान बनवा लिए हैं, ठीक है, क्या कर लिए हैं? मकान बनवा लिए हैं। अब आप स्थायी रूप से वहाँ पर रहना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जिस ज़मीन पे मकान बनवाए हैं और जहाँ पर रह रहे हैं, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती थी कर के रूप में। तो जो आप कर उस मकान के लिए या जहाँ पर रह रहे हैं उस ज़मीन के लिए जो कर देते थे, उसी कर का नाम क्या होता था? उद्रंग कहा जाता था। क्या बोल रहे हैं? उसी को उद्रंग कहते थे। लिखते हैं तथा भूमि पर अस्थायी रूप से रहने वाले कृषकों के कृषकों से लिया जाने वाला कर जो था, वो आपका उपरिकर कहलाता था। मीन्स यहाँ पर बताते हैं पहले आपने रहने के लिए कर दिया कि आप मकान बनवाए हैं, जिस ज़मीन में रह रहे हैं उसका कर दिए, उसको क्या बोले? उद्रंग बोल दिए। फिर बताते हैं कि आप खेती भी करेंगे। अब आप अस्थायी रूप से रह रहे हैं तो आपको खेती करना अनिवार्य हो जाता था। तो आप खेती के लिए कुछ ज़मीन का यूज़ करेंगे, तभी तो आप खेती कर पाएंगे। तो जिन ज़मीनों का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप खेती कर रहे हैं, तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता था। और जो आप कृषि के लिए टैक्स देते थे या फिर जो आप खेती वगैरह के लिए टैक्स देते थे, उसको उपरिकर कहा जाता था। ठीक है, आगे बोलते हैं द्रंग या उद्रंग से समीकृत कर यह माना गया है कि यह कर संभवतः पुलिस कर अथवा जलकर था। मतलब बोलते हैं द्रंग और जो उद्रंग, ये दोनों जो कर हैं, ये लगभग यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो कर लिया जाता था, एक तो पुलिस के लिए लिया जाता था। मतलब आप रह रहे हैं तो आपको पुलिस वगैरह की सुरक्षा दी जाएगी आपके रहने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप खेती करेंगे तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पानी पर आपको जलकर देना होता था। मतलब कि आपको वाटर टैक्स के रूप में पैसे देने होते थे। तो रहने के लिए आपने दिया कि आपको सुरक्षा प्रदान हो, तो पुलिस कर कहलाया हुआ, उसी को उद्रंग भी कहा गया या फिर उसी को द्रंग कहा गया। ठीक है, और दूसरा बताते हैं कि जलकर एक आपको देना पड़ा। जब आप खेती करने लगे तो आपको वहाँ पर जल की ज़रूरत पड़ी, पानी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सिंचाई तो आपको करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना होता था। उसी को जलकर टैक्स कहते थे। आगे बताते हैं अर्थशास्त्र में आए हुए शब्द उत्संग और उत्संग से उद्रंग को समीकृत किया गया है। मतलब बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र में एक उत्संग शब्द जो है देखने को मिलता है, उसको यह मानते हैं कि यह उद्रंग को ही कहा गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। डॉक्टर लल्लन जी गोपाल ने अर्थशास्त्र में वर्णित क्लिप्त और उपक्लिप्त को उद्रंग या फिर उपरिकर माना है। मतलब बोलते हैं डॉक्टर लल्लन जी गोपाल जो थे, उन्होंने अर्थशास्त्र में दो शब्द को देखा है। पहला तो देखा है क्लिप्त और दूसरा देखा है उपक्लिप्त। तो जो उन्होंने उपक्लिप्त को देखा तो यह मानते हैं कि उद्रंग को ही क्लिप्त कहा गया, और साथ ही साथ जो आपका उपरिकर था उसी को उन्होंने क्या माना है?
उपक्लिप के रूप में माना है। तो इस तरीके से आप 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बता दीजिएगा। आई होप आपका 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा उद्रंग और उपरिकर के बारे में। बस मोटी मोटा आप यही ध्यान रखिए कि उद्रंग जो होता था वो रहने के लिए टैक्स दिया जाता था, और जो उपरिकर होता था ये आपको खेती करने के लिए दिया जाता था। ये 2 टैक्स आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि पण्याध्यक्ष किसे कहते हैं, पण्याध्यक्ष किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार पण्याध्यक्ष स्थल और जल में उत्पन्न एवं स्थल पद और जल पद से जाने वाले सभी वस्तुओं के मूल्य में तारतम्य रखता था। मतलब बोल रहे हैं कि जो पण्याध्यक्ष होता था वह ऐसा कार्य करता था कि जो स्थल और जल, मतलब कि पानी से और जमीन से जो कुछ भी पैदा हुआ करता था, ठीक है, उत्पन्न एवं स्थल पद और जल पद, मतलब बोलते हैं कि स्थल पद मीन्स जल जमीन का जो रास्ता होता था, और जल पथ मीन्स जो जल का रास्ता होता था, इससे आने वाली सभी वस्तुएं जो भी आती थी उनके मूल्य में तारतम्य रखता था। मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरे जगह गए और वहां पर आपने मनचाहा दाम बढ़ा दिया, उनमें तारतम्यता बना के रखता था कि हाँ आप यहाँ से यहाँ ले गए तो इतना ही बढ़ेगा और आपको इतने में बेचना पड़ेगा। ये कार्य किसका होता था, पण्याध्यक्ष का होता था। आगे आप लिखेंगे साथ ही उन वस्तुओं की लोकप्रियता और अप्रियता के आधार पर न्यूनाधिक परिणाम, ठीक है, न्यूनाधिक परिणाम में उनका संग्रहण करवाता था। मतलब बोलते हैं जो वस्तुएं जाती थी देखते थे कि उनकी लोकप्रियता कितनी है या अप्रियता कितनी है, मतलब डिमांड है या नहीं है। लोकप्रियता है तो मीन्स डिमांड है, और अगर अप्रियता है तो मीन्स डिमांड की कमी है। तो उसके आधार पर उनका न्यूनाधिक परिणाम के रूप में उनका क्या करता था, संग्रहण करवाता था। न्यूनाधिक मीन्स कि आपको ज़्यादा लेकर के जाना है, इसकी ज़्यादा कीमत लगेगी क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है, इसकी कीमत कम लगेगी, इसको कम लेकर के जाना है क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है। ये सब भी कौन करवाता था, पण्याध्यक्ष ही करवाता था। वह कौशल पूर्वक अपने यहाँ की संग्रहित वस्तुओं को दाम चढ़ाकर बेच देता था। मतलब बोल रहे हैं कि वह क्या करता था, कौशल पूर्व मीन्स अपनी शक्तियों का, अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग करता था, और जो उसके यहाँ की वस्तुएं हुआ करती थी, संग्रहित वस्तुएं होती थी, उनका जो मूल्य होता था उसको बढ़ा चढ़ाकर क्या करता था, बेच देता था। और बिक जाने के पश्चात वह दाम घटा देता था। मीन्स अगर उसकी वस्तुएं बिक गई, वो सारी चीज़ें वो बेच चुका है, तो फिर क्या करता था, उनका दाम घटा देता था कि अगर आप उसको वापस करने आओ तो आपको उसकी कीमत कम मिलेगी। अपनी भूमि से उत्पन्न राजकीय पण्य वस्तुओं को एक ही स्थान पर बेचने का प्रबंध करता था। मतलब बोलते हैं कि अपनी भूमि पर जो उत्पन्न हुए हैं राजकीय पण्य जो होता था, वो क्या करता था कि जो अपनी भूमि पर आप वस्तुओं जिनको पैदा कर रहे हो उनको एक ही स्थान पर मत बेचो, ऐसा वो प्रबंध लगाता था। वो बोलता था अलग अलग स्थानों पर लेकर के जाकर बेचो, एक ही जगह पर बेचोगे तो वहाँ के लोग उब जाएंगे, वहाँ की डिमांड खत्म हो जाएगी, डिमांड खत्म होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये समझ रहे हो ना, डिमांड और सप्लाई की जो थ्योरी है वो आपने पढ़ रखा होगा, अर्थशास्त्र में पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आई होप ये 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सैंधव काल, क्या सैंधव काल में पशुपालन का महत्व बताइए। सैंधव काल में जो है आपको पशुपालन का क्या महत्व था, कितनी इंपॉर्टेंस थी जो ये आपकी पशुपालन हुआ करता था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे सैंधव काल में मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय जो हुआ करता था वो क्या होता था, कृषि एवं पशुपालन होता था। मतलब खेती करे और जानवरों को रखे, यही इनका प्रमुख व्यवसाय, मतलब मेन बिजनेस यही हुआ करता था। यहाँ के उत्खनन में बैल, भेड़, सुअर, हाथी, भैंस, कुत्ता, बंदर तथा अन्य वन्य जीव, मतलब जो जंगल में रहते थे उनमें से चीता, भालू आदि की हड्डियां मिली हैं। मतलब बोलते हैं जब वहाँ पे उत्खनन किया गया, मतलब खुदाई करवाई गई, तो वहाँ पर हमें बैल, भेड़, सुअर, हाथी, भैंस, कुत्ता, बंदर, इन सारी की हड्डियां तो प्राप्त ही हुई। साथ ही साथ कुछ वन्य जीव, मतलब जंगल में रहने वाले जीव जैसे कि चीता, भालू, इनकी भी हड्डियां हमें वहाँ पर मिलती हैं। इससे ज्ञात होता है कि उनके आर्थिक जीवन में पशुओं का विशेष महत्व था। क्या कहते हैं कि इससे हमें यह पता होता है कि जो उनका आर्थिक जीवन था, मीन्स जो फाइनेंशियल लाइफ थी, उसमें जो है पशुओं का जो है क्या करके होता था, विशेष महत्व हुआ करता था एनिमल्स का, ठीक है। आगे आप लिखेंगे यहाँ बैलों से खेत जोतने का काम लिया जाता था तथा गाय, भैंस आदि पशुओं से उन्हें घी, दूध, मक्खन की प्राप्ति होती थी। मतलब बोलते हैं कि बैलों से वो लोग क्या करते थे, खेत जुतवाते थे, और जो उनके यहाँ गाय हुआ करती थी, भैंसें हुआ करती थी या बकरी वगैरह जो दूध देते हैं पशु वो होते थे, तो उनसे वो घी प्राप्त करते थे, दूध, मक्खन वगैरह क्या करते थे, प्राप्त करते थे। सैंधव काल में बताते हैं, इससे प्रतीत होता है कि
जीवन की अधिकांश क्रिया का संचालन पशुधन पर आश्रित था। मतलब बोलते हैं इससे हमें यह प्रतीत होता है या हमें पता चलता है कि उनके जीवन का अधिक से अधिक जो कार्य होता था उसका संचालन वो किसके आधार पे करते थे? पशुधन पर ही करते थे, उसी पर वो आश्रित होते थे, उसी पे वो डिपेंड होते थे। किसके ऊपर? पशुधन के ऊपर। पशुधन मीन्स जो पशु से हमें धन प्राप्त होते हैं, चाहे वो खेती करके प्राप्त होते हों, चाहे दूध, घी, मक्खन या ये सब जो है प्राप्त बेच करके जो है प्राप्त होते हों, उसी पर ये पूरा जो है इनका क्या था? डिपेंड था। जितने भी कार्य होते थे वो सारे कार्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गुप्त काल में वस्त्र उद्योग पर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखनी है? गुप्त काल में आपको वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखनी है। तो आप लिखेंगे गुप्त काल में जो है वस्त्र अधिक विकसित अवस्था में था। मतलब बोलते हैं जो गुप्त काल था उस समय बात करें, वस्त्र जो था मतलब जो आप कपड़े पहनते हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में था। लिखते हैं अमरकोश तथा हर्षचरित्र। कौन? अमरकोश तथा हर्षचरित्र। जब आप ये पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ज्ञात होता है कि वस्त्र कपास, ऊन, रेशम, लीनन, झौम, कीड़ों की छाल, ठीक है, अंकुश जिसे मलमल कहते हैं, आदि पदार्थों से बनते थे। जो कपड़े बनाए जाते थे, जो वस्त्र बनाए जाते थे, वो कपास के भी बनाए जाते थे, ऊन के भी, रेशम के भी, लीलन के भी, छौम के, कीड़े की छाल के, और अंकुश जिसे आप मलमल कहते हैं, इनसे भी क्या किए जाते थे? वस्त्र, इन सबसे वस्त्र बनाए जाते थे। आगे लिखते हैं कि बाण ने गर्म जलवायु के लिए रेशमी तथा सूती, क्या? रेशमी तथा सूती, और सर्द जलवायु के लिए क्या किए थे? ऊनी वस्त्र एवं कंबल वस्त्र का उल्लेख किया है। कहते हैं जब बाण लिखते हैं, बाण महोदय जी लिखते हैं, उसमें यह बताया गया है, उन्होंने यह बताया है कि जब गर्म जलवायु होती थी तो उस समय रेशमी और सूती कपड़े यूज किए जाते थे, और जैसे ही मौसम चेंज होता था, वहाँ की जलवायु चेंज होती थी, परिवर्तित होती थी, मीन्स सर्द वगैरह आती थी, ठीक है, विंटर्स वगैरह आती थी, तो उस समय ऊनी वस्त्र जैसे कि कंबल वगैरह का प्रयोग किया जाता था। ऐसा लिखा मिलता है, ठीक है, बाण के द्वारा। लिखते हैं हेनसांग ने भी इन पदार्थों में वस्त्र निर्माण का उल्लेख किया है। किसने? हेनसांग ने भी जो है इन पदार्थों से वस्त्र निर्माण के बारे में बताया है, उन्होंने लिखा भी है। अमरकोश से भी ज्ञात होता है कि अनेक प्रकार के वस्त्र यथा महीन और मोटा, ठीक है, बिरंजक रेशम, उसके बाद लिखते हैं पुलक गंध, ठीक है, उसके बाद पुब्बपट आदि बनाए जाते थे, ठीक है। कहाँ पर आपको पता चलता है? ये अमरकोश से भी आपको वहाँ पर पता चलता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। लगभग हम लोगों ने 14 प्रश्न देख लिए हैं। 14 के 14 प्रश्न अगर आपके क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, तो फटाफट वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और साथ ही साथ कमेंट कर देना है कि सर इसका तीसरा पार्ट लाइए, और इसी तीसरी पार्ट में जो है सब कुछ समाप्त कर दीजिए, ये बार बार पार्ट वगैरह मत कीजिए, ठीक है। आप ऐसे बोलेंगे मैं बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों से डरता हूँ भाई, आप लोग बड़ा बड़कवा में नहीं हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।